Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू द सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो फोर्थ लेक्चर लेकर आज आया हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल देखा था। दैट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो इसका जो डेरिवेशन था, फाइनल रिजल्ट क्या आया था, Vrms इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m0 आया था। ठीक है, तो T क्या है, टेम्परेचर, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, एंड m0 क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में टेम्परेचर का क्या इंटरप्रिटेशन होता है हमने स्टडी किया था। गैसेस मॉलिक्यूल्स में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर जीरो होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। मतलब जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आया था, E इक्वल्स टू E/n इक्वल्स टू, मतलब इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 3/2 kb इंटू टी, 3/2 kb इंटू टी। ये फाइनल फार्मूला आया था। दैट इज द इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। तो पर मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 3/2 kb इंटू टी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, नोट डाउन किया इसको। तो इसके बाद में का जो आर्टिकल है, मतलब लेक्चर नंबर 3 के बाद का जो आर्टिकल है, वो एक्चुअल में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये डिलीट हो चुका है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिलीट हो गया है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी डिलीट हो गया है। मतलब पूरा 3.8 जो बिट है ये पूरा डिलीट हो गया है। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो टाइटल लिख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इसको रब करता हूँ मैं अभी। चलो जल्दी से फटाक से, हमारा जो सिलेबस है थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन अभी जो लेक्चर्स है डेली आते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं रेगुलर लेक्चर्स बनाऊंगा और अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, सो डोंट वरी। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं CP से, CV से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कौन बताएगा? चलो, अगर किसी को डेफिनेशन पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल का यूज़ करके भी या फिर बुक में देखकर भी आप बता सकते हैं, लेकिन बुक में इसका डेफिनेशन नहीं दिया है, तो इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अगर किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको हम हीट सप्लाई करते हैं। देखिए ये मार्कर है, अगर इस मार्कर का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, कितने डिग्री से बढ़ाना है, 1 यूनिट से अगर इसका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, चाहे हम डिग्री सेल्सियस केल्विन में भी ले सकते हैं। अगर हम डिग्री सेल्सियस यूनिट लें तो अगर हमें 1 डिग्री से या फिर 1 यूनिट से अगर इस मार्कर पेन का, इस मार्कर का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए कितना हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो मार्कर का जो वेट है वो भी हमें 1 यूनिट लेना पड़ेगा, वो भी हमें 1 यूनिट लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास बाय द 1 यूनिट टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोल सकते हैं। ओके, आ गया समझ में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं बोर्ड पर आपको लिख के दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ
heat required to raise the temperature of unit mass, हमें यूनिट मास का टेम्परेचर इंक्रीज करना है ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 यूनिट तो अगर हमें 1 यूनिट से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 यूनिट मास का, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट कितना लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी ये जो डेफिनेशन है आपके बुक में नहीं दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या 2 टर्म में होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम को होता है, ये नीचे वाला कांस्टेंट वॉल्यूम को होता है तो उसको हम CV से डिनोट करते हैं, एंड एक कांस्टेंट प्रेशर को होता है जिसको हम CP से डिनोट करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं CP क्या है, CV क्या है, ये दोनों का रिलेशन भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आपने लिख लिया, इसको मैं अभी रब करता हूँ। तो अभी देखिए, एक मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। तो अगर इस कंटेनर का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या हो जाता है, तो कंटेनर का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेता हूँ तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, तो उसको स्पेसिफिक हीट कितनी लगती है ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब अगर हम यहाँ पर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम को उसका स्पेसिफिक हीट कितना रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। एंड अगर हम कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं तो उसका CV कितना आएगा, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आएगा हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर कितना आएगा हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा इस गैस को जिसके कारण हमें इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री से क्या करना है, इंक्रीज़ करना है या फिर राइज करना है। ठीक है, आ गया ये समझ में कंसेप्ट। ओके, इसको रब करता हूँ अभी इस डेफिनेशन को मैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर 2 केसेस है, CP एंड CV। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 हीट कैपेसिटी है, कौन सी है, एक CP है एंड दूसरी CV है। अगर कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम की है तो स्पेसिफिक हीट कितना रहेगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर की है तो स्पेसिफिक हीट कितना लगेगा हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमें एक पता है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो दोनों का रिलेशन क्या आएगा हमें पता होना चाहिए, या फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में मेयर्स रिलेशन दिया है, मेयर्स इक्वेशन दिया है, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मेयर्स रिलेशन मतलब मेयर्स एक साइंटिस्ट है और उस साइंटिस्ट ने डिराइव किया है रिलेशन बिटवीन द CP एंड CV, मतलब स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द CP एंड CV। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, IMP है, ये भी जो बीट है IMP है। टाइटल लिख लीजिए, मेयर्स रिलेशन। तो आपको जो क्वेश्चन है कैसे पूछा जा सकता है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर डिराइव द मेयर्स रिलेशन ऑफ CP एंड CV। आपको ऐसे भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। ये जो आर्टिकल है 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर 3 मार्क के लिए पूछा गया है तो उसके जो स्पेशल केसेस है वो भी पूछे जाएंगे कि मोनोएटॉमिक गैसेस को, या फिर मोनोएटॉमिक अगर गैस है तो उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितना रहेगा, डायएटॉमिक को कितना रहेगा, पॉलीएटॉमिक को कितना रहेगा, ये हमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर में हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, तो हम जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो 1 मोल मॉलिक्यूल ले रहे हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब एवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल हम यहाँ पर गैस के यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गैस मैंने यहाँ पर इस सिलेंडर में भरा है कितना है, 1 मोल गैस हमने यहाँ पर लिया है। एंड ऊपर से हमने एक पिस्टन से उसको टाइट किया है, एक पिस्टन से हमने यहाँ पर टाइट किया है। और ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड पिस्टन।
ये जो पिस्टन है ये पिस्टन मूवेबल नहीं है, ये पिस्टन फिक्स है। और हम नीचे से क्या करेंगे, नीचे से यहाँ पर हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे से हम यहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, DQ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, क्योंकि ये फिक्स्ड पिस्टन है, तो फिक्स्ड पिस्टन होने की वजह से अगर हम टेम्परेचर भी अगर गैस का बढ़ाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और हमने जो गैस लिया है कितना लिया है, 1 मोल ऑफ गैस हमने लिया है। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कितना आएगा, DQ1 इक्वल्स टू कितना आता है, DQ1 इक्वल्स टू होता है इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कौन था, यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी गैस का नहीं होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको गैस को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होता है, कितने अमाउंट से इंक्रीज़ होता है, डेल्टा E अमाउंट से इंक्रीज़ होता है। और हम टेम्परेचर कितने अमाउंट से इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम टेम्परेचर DT अमाउंट से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्मॉल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मॉल हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसका जो वॉल्यूम है या फिर जिसका जो अमाउंट है हीट का DQ1 है, उसके कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है DU, और उसके कारण जो इसका जो टोटल या फिर जो हीट सप्लाई आएगा कितना आएगा, फार्मूला CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर हम मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है CV इंटू DT हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, ये एक्चुअल में N इंटू CV DT होता है, या फिर mCV डेल्टा T हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर N का वैल्यू कितना है, N मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल। हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल कितने लिए हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर 1 मोल कंसिडर किया है, तो उसके कारण यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, DQ1 इक्वल्स टू CV इंटू DT बन जाता है। तो ये आ गया हमारा CV का आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को अभी हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, इसको हम हटा देंगे, और ये मूवेबल पिस्टन है। तो मूवेबल जब पिस्टन होता है यहाँ पर, तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करेंगे और सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, जिसके कारण DT अमाउंट ऑफ जो टेम्परेचर बढ़ेगा, DT अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है, जिसको हमने नाम दिया है DT, ठीक है। तो हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, गैस के DT अमाउंट आ रहा है, और जो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, पिस्टन यहाँ से अभी यहाँ गया, देखो पिस्टन यहाँ से ऊपर गया, अभी पिस्टन यहाँ से ऊपर गया, तो इसका क्या हो गया, इस गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये गैस अभी यहाँ तक क्या हो गया है, एक्सपांड हो गया है, पिस्टन क्या हो गया है, पिस्टन एक्सटेंड हो गया है, उसी के कारण क्या हो गया है, यहाँ पर एक्सपांशन हो गया है गैस का। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डेल्टा V अमाउंट से बड़ा है। देखो ये जो अमाउंट है ये डेल्टा V है, तो थोड़े अमाउंट से क्या है, वॉल्यूम गैस का बड़ा है, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है सेकंड केस में। तो यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, हीट सप्लाई कर रहे हैं, DQ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है और इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है DE, और वर्क डन हो रहा है पिस्टन के ऊपर DW अमाउंट। क्योंकि यहाँ पर पहले केस में क्या था, जो पिस्टन था वो फिक्स था, उसके कारण जो इसमें वर्क डन कितना होता था, यहाँ पर वर्क डन कितना होता था, यहाँ पर वर्क डन होता था 0, क्योंकि यहाँ पर जो पिस्टन था वो फिक्स था। लेकिन सेकंड केस में हमने क्या किया है, मूवेबल पिस्टन यहाँ पर हमने रखा है, उसके कारण हमने उसी कारण हमें यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम मिलता है। अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वो किसी के कारण हो रहा है, वो हीट सप्लाई के कारण हो रहा है। तो अगर हम DQ2 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो उसके कारण क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है और DW अमाउंट ऑफ यहाँ पर वर्क हो रहा है। तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क कितना होगा, वर्क डन होगा DV, P इंटू DV होता है वर्क डन। तो ये जो वर्क डन होता है DW इक्वल्स टू P इंटू DV, प्रेशर इंटू
डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, प्रेशर है, तो फोर्स है यहाँ पर प्रेशर, तो प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर dv है, तो प्रेशर इनटू dv को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर वर्क डन बोल सकते हैं। एंड जो इंटरनल एनर्जी है, यही इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो सेम हो रहा है। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो डेल्टा टी से इंक्रीज हो रहा है। पहले केस में भी डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर भी डेल्टा टी से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल फार्मूला आएगा क्या आएगा, CV के जगह पर यहाँ पर CP आएगा, और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से हुआ है, डेल्टा टी से हो रहा है। तो यहाँ पर जो D आएगा, DE भी क्या आएगा, D सेम आएगा, जिसका वैल्यू रहेगा CV इंटू डेल्टा टी रहेगा। ठीक है, तो इसके वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन, तो D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम, CV इंटू डेल्टा टी प्लस वर्क डन क्या होता है, P इंटू dv होता है इक्वल्स टू ये होता है CP इंटू dt होता है। ठीक है, तो कभी कभी मैं dt को डेल टी बोलता हूँ, तो यहाँ पर आपको सेम मानना है, डेल टी मतलब dt होता है। तो अभी P dv का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना आता है। तो इसको अभी मैं इस CP डेल्टा टी को इधर शिफ्ट करता हूँ, या फिर CV को उधर शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आएगा, ये CP इंटू dt, और ये CV को उधर शिफ्ट किया तो CV इंटू dt, और ये इक्वल्स टू P dv एज इट इज़ आता है। ठीक है, आ गया। इसको मैं रब करता हूँ, डायग्राम को रब करूँ, ठीक है, इसको ऊपर को ही रब करता हूँ, मैं डायग्राम को भी रब करता हूँ। चलो अभी देखिए, ये इसके बाद मैं यहाँ पर स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ, तो CP माइनस यहाँ पर dt है और यहाँ पर dt है, तो हम dt कॉमन निकालेंगे, तो CP माइनस CV इंटू dt इक्वल्स टू क्या बचता है, P इंटू dv बचता है। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। लेकिन यहाँ पर जो हमने वॉल्यूम यूज़ किया था, या फिर जो हमने गैस यूज़ किया था, कितना यूज़ किया था, 1 मोल यूज़ किया था, तो PV इक्वल्स टू RT फॉर द 1 मोल ऑफ गैस। तो PV की जगह पर अगर हम यहाँ पर इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो प्रेशर सेकंड केस में क्या था, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रेशर कांस्टेंट आएगा, और वॉल्यूम का डेरिवेटिव क्या आएगा, dV आएगा। यहाँ पर R कांस्टेंट है, और टेम्परेचर का डेरिवेटिव क्या आता है, dt आता है। तो P dV का वैल्यू क्या आता है, R dt आता है। तो P dV की जगह पर हम R dV पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो क्या आएगा उसके बाद, तो हमें क्या करना है, देखो P dV यहाँ पर है, तो P dV की जगह पर हमें R dt पुट करना है, तो क्या आएगा, CP माइनस CV इंटू dt इक्वल्स टू P dV की जगह पर हमें पुट करना है R इंटू dt कैंसिल होता है, तो फाइनल जो रिलेशन बचता है CP माइनस CV इक्वल्स टू R बचता है। और यही है मेयर्स रिलेशन, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वैल्यू इक्वल, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन। तो देखिए अभी यहाँ पर दो टर्म यूज़ हुए हैं, एक है हीट एंड दूसरा है वर्क डन। कौन कौन से दो टर्म यूज़ हुए हैं, एक हीट यूज़ हुआ है, हमने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, ये देखो dq क्या है, हीट सप्लाइड है, और ये dw क्या है, वर्क डन है। तो हीट का जो यूनिट हम कैलोरी यूज़ करते हैं, एंड वर्क डन का एनर्जी हम जूल यूज़ करते हैं। तो जब भी हम ये डेरिवेशन यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर श्योर करना है कि ये जो दोनों का यूनिट है हीट का एंड वर्क डन का सेम रखना है। अगर यहाँ पर कौन सा यूनिट अगर हमें जूल में दिया है, तो जूल का हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R/J हम यूज़ करते हैं। और J को हम क्या कहते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, किसी को याद आ रहा है क्या? तो J को हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट हम बोलते हैं, वेयर J इज़ द, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर J इज़ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो J किसके लिए यूज़ होता है, हमें अगर जूल का अगर हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, वर्क डन अगर हमें जूल में दिया है, तो उसका अगर हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइडेड अपॉन हम क्या लिखते हैं, J लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन। अगर आपको डेरिवेशन पूछा है, रिलेशन बिटवीन, या फिर मेयर्स रिलेशन पूछा है, या फिर रिलेशन बिटवीन CP एंड CV पूछा है, तो आपको यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में
जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये टर्म यूज़ होगा जे का, और जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। तो ये किसके कारण यूज़ होता है, हमने दो यहाँ पर टर्म यूज़ किए हैं एनर्जी के, हीट एंड वर्क डन। ये दोनों भी एनर्जी के फॉर्म है, हीट भी एंड वर्क डन भी, ये दोनों भी एनर्जी के फॉर्म है। तो हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वर्क डन अगर हमें जूल में दिया है तो उसका कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यूज़ करते हैं। तो हमारा फार्मूला बनता है CP - CV = R/J बनता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पूरा डेरिवेशन। तो पहला स्टेप आपको ये लिखना है, ये फर्स्ट स्टेप है, देन उसके बाद ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, एंड उसके बाद ये फोर्थ स्टेप होता है। देखो ये लिखने के बाद ये लिखना है, इतना लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेयर्स रिलेशन। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो हमने देखा अभी रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है R/J होता है। तो अगर मोलर मास के इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट करना है स्पेसिफिक हीट को, तो क्या आएगा, CP इक्वल्स टू आता है m0 इंटू आता है SP, एंड CV इक्वल्स टू आता है m0 इंटू आता है SV। ठीक है, तो यहाँ पर m0 क्या है, m0 है मोलार मास ऑफ द गैस, एंड SP क्या है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, एंड SV क्या है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या आता है हमारा इक्वेशन, m0 SP माइनस इसका m0 SV इक्वल्स टू R/J आता है। ठीक है, देन यहाँ पर हम m0 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो SP माइनस SV इक्वल्स टू SP माइनस SV इंटू m0 इक्वल्स टू R/J। तो SP माइनस SV इक्वल्स टू R/m0 इंटू J, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमें स्पेसिफिक प्रिंसिपल हीट के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखना है, तो अगर हमें फाइंड आउट करने को बोला है तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा SP माइनस SV इक्वल्स टू R/m0 इंटू J। m0 क्या है, m0 है मोलार मास ऑफ द गैस। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। तो अगर आपको स्पेशल केसेस पूछे गए, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द मोनोएटॉमिक गैसेस, फॉर द डायटोमिक गैसेस एंड फॉर द पॉलीएटॉमिक गैसेस, अगर आपको पूछा गया है स्पेशल केसेस, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा हम देखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको रब करता हूँ अभी मैं। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या आया था, CP माइनस CV इक्वल्स टू हमारा मेन फॉर्मूला आया था R। तो अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द मोनोएटॉमिक गैसेस। तो मोनोएटॉमिक गैसेस कौन कौन से हैं, हेलियम है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, तो ये जो नोबल गैसेस है मोनोएटॉमिक गैसेस है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगा और दोनों का रिलेशन क्या आएगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। तो इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है F टाइम्स 1/2 इंटू KB इंटू T होता है। तो F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो हमने जो फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, तो क्या यूज़ किया था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, E/N इक्वल्स टू 3/2 KB इंटू T हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये 3 है F मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपका जो बिट है ये डेट हो गया है आपके बुक से। तो मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देता हूँ आसान भाषा में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि एक कौन सा भी गैस का पार्टिकल है तो उसको कितने कोऑर्डिनेट लगते हैं उसका पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए, उसका पोजीशन बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स लगते हैं। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने डायरेक्शन में वो घूम सकता है, जा सकता है, हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर हमें मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस का वो सिर्फ 3 ही डायरेक्शन में जा सकता है। अगर गैस मॉलिक्यूल अगर मोनोएटॉमिक है तो ये x डायरेक्शन जा सकता है,
ये वाई डायरेक्शन जा सकता है या फिर ये जेड डायरेक्शन जा सकता है। तो ये 3 डायरेक्शन जा सकता है, तो उसके कारण उसका जो एफ का जो वैल्यू है फॉर द मोनो एटॉमिक गैसेस आपको याद करना है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम क्या बोलते हैं, DOF, या इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन शॉर्ट एफ बोलते हैं। एफ इक्वल्स टू कितना आता है, 3 आता है, क्योंकि इसका जो ये होता है, इसका जो ट्रांसलेशन मोमेंट होता है या फिर इसका जो पोजीशन चेंज होता है वो कितने डायरेक्शन में हो सकता है, सिर्फ 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई एंड यहाँ पर जेड में हो सकता है। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, एफ इक्वल्स टू 3 आ गया। तो अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP एंड CV के वैल्यू कितने आ गए, कितने आएंगे हमें फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल कितना रहेगा, एनर्जी पर, अगर हम 1 मोल के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 मोल के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी पर मोल मॉलिक्यूल कितना आएंगे, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना है, मेन फॉर्मूला क्या है, F इंटू एफ टाइम्स, देखो यहाँ पर कितना आएगा, F टाइम्स 1/2 KB इंटू T आता है, और ये N आता है एवोगैड्रोस नंबर। ये क्यों आ गया, क्योंकि हम 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 मोल लिया है, तो यहाँ पर आएगा Na इंटू KB इंटू आएगा T आता है। तो F का फॉर्मूला, यहाँ पर F का वैल्यू कितना है, 3 है फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वल्स टू 3/2 Na KB इंटू आता है T, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें CP फाइंड आउट करना है। तो CP या फिर CV का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम पहले CV वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो CV कितना आता है, आपको पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू CV इंटू डेल्टा T होता है। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा। तो क्या इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है, D का डिफ्रेंशिएशन D आता है, E का D आता है, ये 3/2 कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, KB कांस्टेंट, और T का क्या आता है, dt आता है। तो DE अपॉन dt क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ DE अपॉन dt क्या होता है, वो होता है CV होता है। तो dV अपॉन dt का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ DE अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आता है वैल्यू, 3/2 Na इंटू KB आता है। तो क्या वैल्यू आता है, DE अपॉन dt का वैल्यू आता है 3/2 Na इंटू KB। तो Na इंटू KB का वैल्यू क्या आता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू आता है R। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कहाँ पर लिखूँ, इसको रब करूँ, ओके ठीक है। अभी देखिए इसका वैल्यू आता है R, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Na इंटू KB इक्वल्स टू होता है गैस कांस्टेंट। तो ये आता है भाई 3/2 इंटू R आता है। तो DE अपॉन DE अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आता है, 3/2 इंटू R आता है। तो हमें CV पता चल गया, तो हम CP फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसका वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया अभी मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, जिसका एग्जांपल है हेलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसका अगर हमें CP एंड CV फाइंड आउट करना है तो कितना आता है, CV कितना आता है, 3/2 इंटू R आता है, और इसका CP का वैल्यू कितना आता है। तो ये इसी जगह पर अगर हम पुट करते हैं तो CP माइनस CV का वैल्यू कितना है, 3/2 R इक्वल्स टू R है। तो CP इक्वल्स टू, इस टर्म को इधर शिफ्ट कीजिए तो R प्लस 3/2 R, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो 5/2 इंटू R आएगा। तो CP का वैल्यू कितना आता है, 5/2 R आता है, एंड CV का वैल्यू कितना आता है, 3/2 R आता है। समझ में आ गया सब लोगों को, बहुत आसान है। देखो मेन फार्मूला क्या है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स F टाइम्स 1/2 KB इंटू T है, ठीक है। तो अगर हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ आपको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड F का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 है मोनो एटॉमिक के लिए, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और हमें पता है, ये इक्वेशन हमें पता है DE इक्वल्स टू CV इंटू dt, D अपॉन dt CV है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, E का डेरिवेटिव D आएगा इक्वल्स टू 3/2 Na एज इट इज़, KB एज इट इज़, एंड T का डेरिवेटिव dt आता है। तो इसका हमारा वैल्यू आ गया CV इंटू 3/2 R। Na इंटू KB को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, ये फाइनल फार्मूला आ गया CV का। तो ये हमारा आ गया स्पेशल केस फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। अगर डायटोमिक गैस है तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके रब करो इसको। बहुत ईजी यार, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर डायटोमिक गैस है आप भी निकाल सकते हैं। तो डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है,
चलो इसको रब करता हूँ। सेकंड केस है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैसेस कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, ये पूरे डायटोमिक गैसेस है। तो इसका अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें Cp एंड Cv फाइंड आउट करना है। हमें Cv फाइंड आउट करना है एंड इसका Cp फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, ठीक है। तो जो मोनो एटॉमिक गैसेस में मैं एक टर्म आपको बताना भूल गया है, गैमा होता है। तो गैमा क्या होता है? Cp/Cv होता है। तो हमारा Cp का वैल्यू कितना आया था? Cp का वैल्यू आया था 5/2 आया था एंड 5/2 आ रहा था एंड Cv का वैल्यू कितना आया था? 3/2 आ रहा था। आर कैंसिल, 2 कैंसिल। तो Cp/Cv क्या आता है? 5/3 आता है, ये गैमा आता है, ठीक है। तो गैमा का जो वैल्यू है, गैमा इट इज़ द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। तो इसका वैल्यू 5/3 आता है मोनो एटॉमिक के लिए। मैं ये बताना आपको भूल गया था, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। क्या नोट डाउन? कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आप भी बताया करो मुझे, अगर कौन सा चीज़ मैं भूल गया तो अगले लेक्चर में कवर कर दूँगा, ठीक है। इस लेक्चर में अगर कौन सा चीज़ भूल गया तो हमें फाइंड आउट करना है डायटोमिक गैसेस के लिए Cv एंड Cp हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? हमारे पास फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू F टाइम्स 1/2 kb इंटू टी। अगर हम 1 मोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, फॉर द 1 मोल इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू F इंटू 1/2 Na इंटू kb इंटू टी आता है। तो डायटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फॉर द डायटोमिक गैसेस DOF होता है भाई 5 होता है। तो ये जो पोर्शन है DOF का डिलीट हो गया है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ता है। ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ने डिलीट नहीं करना चाहिए था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, लेकिन डिलीट किया है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है डायटोमिक का? देखो डायटोमिक का स्ट्रक्चर कौन सा है? O2 का। तो ये O डबल बॉन्ड O ऐसा आ गया। केमिस्ट्री के बच्चे सब लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो O डबल बॉन्ड O का आ गया। तो इसका जो मोमेंट है अभी कैसे हो सकता है? ये तीनों डायरेक्शन में तो हो सकता है, X, Y एंड Z में तो हो सकता है। देन उसके बाद अगर ये रोटेट हो सके तो कैसे रोटेट हो सकता है? देखो ये अगर रोटेट होना चाहे तो ये तीनों भी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो सकता है। अगर ये X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, अगर ये Y एक्सिस के अराउंड रोटेट होगा, देखो ये Y एक्सिस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम O2 गैस मान लेते हैं इस मार्कर पेन को। अभी ये O2 नहीं है, लेकिन हमें मानना है भाई, ठीक है। तो ये O गैस है, ये O एटम है और ये हमारा एक्सिस है बीच में का, ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा मार्कर है। तो ये इसे इसके अराउंड क्या हो सकता है? ऐसे घूम सकता है, यस ऐसे घूम सकता है, ये तो घूम जाएगा ऐसे। देन उसके बाद ये ऐसे भी घूम सकता है, तो उसके बाद ये ना ऐसे भी घूम सकता है। देखो ये ऐसे भी घूम सकता है एंड ऐसे भी घूम सकता है एंड ऐसे भी घूम सकता है। तो एक्स एक्सिस के अराउंड ये क्या हो रहा है? उसका एक्सिस पास हो रहा है, तो ये ऐसे भी घूम सकता है। ये ऐसे मतलब क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस के अराउंड घूम जाएगा तो उसका जो रेडियस है ये क्या आएगा? सिर्फ r आएगा। मतलब I क्या आएगा? I इक्वल्स टू mr² आता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर आता है। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल मोमेंट या फिर रोटेशनल मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो ट्रांसलेशन मोशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हो गया। अभी रोटेशनल में ये ऐसे घूमेगा। देखो अभी यहाँ पर थोड़ा आपको इमेजिन करना है। अभी देखो ये मॉलिक्यूल है हमारा O2, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें ट्रांसलेशन मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितने मिले? पहले 3 मिले। अभी रोटेशनल मोशन में कितने मिलेंगे? वाई एक्सिस के अराउंड मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई? वाई एक्सिस के अराउंड ऐसे मिल रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे जुप 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 ऐसे घूम रहा है। एंड जेड एक्सिस के अराउंड कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है जेड एक्सिस के अराउंड। एंड एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है। तो जब हम एक्स एक्सिस के अराउंड कंसिडर करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? mr² आता है। तो r जो होता है रेडियस होता है मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल गैस बहुत छोटा होता है, माइक्रोन में होता है, नैनो माइक्रोन में होता है, नैनोमीटर में होता है। तो उसका रेडियस कम होने की वजह से यहाँ पर आए हम 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर एक जो पॉसिबिलिटी ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया? इसका पॉसिबिलिटी 0 हो गया। तो ये ट्रांसलेशन में 3 और वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग ये 2, 3 + 2 कितने हो गए? 5 हो गए। मतलब ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग घूम सकता है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 5 आएगा। तो सिंपली आपको याद करना है कि डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। जब आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तब आपको ये आएगा, ठीक है। तो चलिए
तो हम देख रहे हैं कि डायटोमिक गैसेस का Cp एंड Cp वैल्यू कितना होता है। तो F का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये आ गया 5/2 Na इंटू Kb इंटू Ti। तो Kb इंटू Na इंटू Kb को हम R पुट कर सकते हैं, तो पुट कीजिए। तो ये आता है भाई 5/2 R इंटू T आता है और ये आता है E। तो अभी हमने देखा है कि डेल्टा E इक्वल्स टू होता है CV इंटू डेल्टा T होता है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो E का डेरिवेटिव क्या आता है, DE आता है एंड 5/2 कांस्टेंट है एज इट इज़, R कांस्टेंट है एज इट इज़, T का डेरिवेटिव आता है डेल्टा T। तो डेल E मतलब DE अपॉन DT इक्वल्स टू आता है 5/2 R। तो यहाँ पर DE अपॉन D2 को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, DE अपॉन DT का वैल्यू क्या है, वैल्यू है भाई CV, तो इसको मैं CV पुट कर सकता हूँ। तो CV इक्वल्स टू आता है वैल्यू 5/2 R आता है। तो इसका CV वैल्यू कितना आ गया, इसका CV वैल्यू आता है 5/2 R आता है। अभी CP इसका कितना आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन बिटवीन पता है हमें CP माइनस CV इक्वल्स टू R, इस फॉर्मूला में अगर हम रखेंगे तो आप फाइंड आउट कीजिए। तो CP का वैल्यू आता है भाई 7/2 R आता है। तो ये हमें वैल्यू मिल गए, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द डायटोमिक गैसेस हमें पता चल गया। कितना होता है, CV होता है 5/2 R एंड CP होता है 7/2 R। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो गामा इक्वल्स टू होता है CP अपॉन CV होता है। तो इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, इसका रेशियो आता है 7/5 होता है। ठीक है, इसका रेशियो आप करके देखिए, इतना बच्चों वाला खेल है। CP अपॉन CV करके देखिए, R कैंसल, 2 कैंसल, 7/5 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन। तो पहले आपको ये लिखना है, देन उसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, देन उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो जब मैं आपको बोलूँगा तब आप क्या करिए, रनिंग नोट्स निकालते रहिए, क्योंकि आपका पढ़ाई भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने डायटोमिक गैसेस के लिए निकाला है, तो अभी हम पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए हम निकालेंगे CP एंड CV। CP एंड CV कितना रहेगा हम फाइंड आउट करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, डायटोमिक में अगर नॉन रिजिड अगर मॉलिक्यूल्स है, नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग अगर मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, अगर नॉन रिजिडली वो वाइब्रेट हो रहे हैं, नॉन रिजिड है और वो वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है ना, अगर आपको न्यूमेरिकल में बताया गया है ये जो गैस है नॉन रिजिड है और ये वाइब्रेट हो रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है भाई 7 आता है। तो आपको इसका CP एंड CV आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 रख के। लेकिन जनरली डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। अगर वो रिजिड है, अगर नॉन रिजिड है, अगर वो नॉन रिजिड है, अगर वो वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 7 आता है फॉर द नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको याद करना है, न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, कभी कभी MCQ में पूछा जा सकता है। देखो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है न्यूमेरिकल में, अगर नहीं दिया है तो आपको 5 यूज़ करना है। कब, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल है। 7 कब यूज़ करना है, जब नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है तब आपको 7 यूज़ करना है। तो 7 रख के आप CP एंड CV निकाल सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दिस इज़ फॉर द होमवर्क। ये आपके बुक में सॉल्व करके दिया है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 7 है फॉर द नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, तो उसका CP एंड CV कितना आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे पॉली एटॉमिक के लिए इसका CP एंड CV कितना रहेगा। ये स्पेशल केस 3 है फॉर द पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, अमोनिया होता है, NH3 सबको पता है। ठीक है, तो ये N, H, ये H और ये H। तो NH3 के आसपास ये कितने हाइड्रोजन के 1, नाइट्रोजन का 1, 1 1 1 1, और यहाँ पर कितने आइटम हो गए, हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1, 4 हो रहे, मतलब ये पॉली एटॉमिक आ गया। तो इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। देखिए, ये XYZ एक्सेस के अलॉन्ग घूम सकता है, मतलब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। देन उसके बाद अभी रोटेशनल में कौन कौन से कर सकता है, X के अराउंड, ये X के अराउंड, ये Y के अराउंड एंड ये Z के अराउंड भी ये घूम सकता है। X के अराउंड भी ये घूम सकता है क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस कितना आता है, ये रेडियस इतना आता है, इसके अराउंड भी घूम सकता है, मतलब ये और 2 आ जाएगा, मतलब 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। एंड उसके बाद ये
ये देखो यहाँ पर 3 आएगा। 3 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन में ये 3 एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर सकता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर सकता है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग ट्रैवल कर सकता है। तो ट्रांसलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और रोटेशनल में एक्स के अलॉन्ग घूम सकता है, जेड के अलॉन्ग घूम सकता है, वाई के अलॉन्ग घूम सकता है, और तीनों का यहाँ पर रेडियस है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहाँ पर रोटेशनल का भी यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे? 3 कंसिडर करेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अलग से हम यहाँ पर 2 और पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कंसिडर करते हैं फॉर द पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए, ठीक है। तो इसका जो F का वैल्यू आता है 3+3+ मतलब 6 ही आता है, लेकिन अगर स्पेशल केस है तो 2 और भी पॉसिबल इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। तो उसका जो इंटरनल एनर्जी आता है, इंटरनल एनर्जी फॉर द 1 मोल, तो अभी हम 1 मोल के लिए कंसिडर करेंगे। इंटरनल एनर्जी फॉर द 1 मोल इक्वल्स टू F इंटू क्या आ जाएगा? F इंटू आता है 1/2 टाइम्स Na इंटू Kb इंटू T आता है। तो F का वैल्यू यहाँ पर कितना आता है? 3+3+2 आता है। तो पुट कीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर? पहले 3 टाइम्स मतलब 3/2 Na Kb इंटू T आता है, बाद में 3 टाइम्स मतलब 3/2 Na Kb इंटू T आता है, देन 2 टाइम्स F आता है, देन उसके बाद 2 टाइम्स F इंटू 2 टाइम्स 1/2 2 टाइम्स F इंटू 1/2 इंटू Na इंटू Kb इंटू T आता है। देखो पहले 3 वाला यहाँ पर लिखा 3 टाइम्स 1/2 Na Kb इंटू T, देन उसके बाद ये 3 वाला रोटेशन वाला 3 टाइम्स 1/2 Na Kb इंटू T, देन उसके बाद ये होता है ये F टाइम्स 2 होता है, कभी कभी F टाइम्स 2 होता है स्पेशल केस में F टाइम्स 2, तो 2F इंटू 1/2 टाइम्स Na इंटू Kb इंटू T आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ये 3/2 और ये 3/2 क्या होता है? यहाँ पर 3/2 यहाँ पर 2 कैंसिल होते हैं। 3/2 क्या होता है? उसका अगर हम प्लस करें तो 3/2 + 3/2 क्या होता है? उसका आंसर आता है 3 आता है, ठीक है। तो 3Na KBT प्लस F इंटू Na Kb इंटू T आता है। तो यहाँ पर Na Kb और T और ये T यहाँ पर कांस्टेंट है, कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? अभी देखिए Na Kb को मैं R पुट करता हूँ, तो ये आता है फ्रेंड्स 3+F इंटू ये आता है R, तो ये आता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो क्या आता है? DE इक्वल्स टू ये आता है 3+F टाइम्स dr आता है, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू CV टाइम्स डेल्टा T, तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू क्या आता है? CV आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम d/dt को यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? d/dt को हम यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो Na इंटू Kb को हम R पुट किया, देन यहाँ पर हमारा T बचा है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा? R टाइम्स क्या आएगा? डेल्टा T आएगा, ठीक है। गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर d/dt को हम क्या पुट कर सकते हैं? CV पुट कर सकते हैं। तो ये dt को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? इस बक्से में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। DE/, अभी देखो मैं dt को यहाँ पर इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो DE/dt इक्वल्स टू आता है 3+F टाइम्स क्या आता है? R आता है, ठीक है। तो d/dt क्या होता है? ये CV होता है, हम सब लोगों को पता है CV होता है। तो यहाँ पर इसका अगर हमने वैल्यू पुट किया तो CV इक्वल्स टू 3+F टाइम्स R आता है। तो अभी हमें यहाँ पर CV का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो वंस वी गेट द CV, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CP बाय यूजिंग द रिलेशन दैट इज द CP माइनस CV इक्वल्स टू R। अभी हमने देखा यहाँ पर। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका आप वैल्यू घर पर ट्राई कीजिए। तो CP इक्वल्स टू आता है 4+F टाइम्स R आता है, ठीक है। तो इस दोनों का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो गामा हमें मिलेगा, तो गामा इक्वल्स टू CP/CV। तो इसका क्या वैल्यू क्या आएगा? CP का वैल्यू कितना है? 4+F टाइम्स R अपॉन CV का कितना है? 3+F टाइम्स R गेट कैंसल, सो फाइनल आ जाएगा 4+F अपॉन 3+F आ गया हमारा गामा, ठीक है। तो ये हमारा स्पेशल केस आ गया। अभी देखो स्पेशल
केस पूछेंगे नहीं। अगर पूछा गया है तो सेपरेटली 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर स्पेशल केस पूछेंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये आपको फॉर्मूले डायरेक्टली लिखना है कि CV कितना है और CP कितना है। तो इसका CP कितना है, तो इसका CP इतना है और CV कितना है, डायरेक्टली आपको स्पेशल केसेस पूछेंगे तो ये आपको लिखना है बोर्ड के एग्जाम में। अगर डेरिवेशन पूछा है पॉली एटॉमिक गैसेस का मॉलिक्यूल्स का CP CV कितना है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पूछा है तो ये पूरा लिखने का, ये स्पेशली आपको 2 मार्क के लिए ये केस पूछेगा। अगर डायटोमिक का पूछा है तो स्पेशली वो 2 मार्क के लिए पूछेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी उसके बाद अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, 1 मिनट, जहाँ पर अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, कहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वीडियो को डबल देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड अभी देखो यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल हमारे बाकी है, तो हम कल ये 2 न्यूमेरिकल लेंगे और हमारा KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यहाँ पर पोर्शन ख़त्म हो जाता है। और कल से हम रेडिएशन जो सेकंड पोर्शन है इसी चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।